How are you? I hope that you are well. Today we are going to discuss important current affairs 2023। 29 मार्च का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की बात करेंगे एमसीक्यू के रूप में। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं बिना देर किए हुए। कह रहा है कि हाल ही में किसने राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो ये रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम जो है केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें कि अभी वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो इनका नाम है मनसुख मंडाविया जी। और इसके अलावा इनके पास और एक मंत्रालय है, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय भी है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करें रेबीज़ के बारे में। तो रेबीज़ है क्या? तो रेबीज़ एक वायरल बीमारी है। रेबीज़ जो है एक वायरल बीमारी है और यह वायरस जो रेबीज से पीड़ित जानवरों जैसे कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि के लार में मौजूद होता है। यानी जो मौजूद है लार जो होता है, लार में ही ये रेबीज वायरस होता है। और जिसको भी ये काट लेते हैं उनको रेबीज वायरस से वो संक्रमित हो जाते हैं और उनको रेबीज बीमारी हो जाती है। ठीक है। उसके बाद बात करें अगर हम लोग विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है, तो रेबीज वायरस बीमारी के प्रभावों और उसको रोकने के तरीके के बारे में, जो तरीका है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 28 सितंबर को यह मनाया जाता है। कितना तारीख को? तो 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। आखिर 28 सितंबर को ही क्यों चुना गया? तो इसके पीछे एक कहानी है कि इस दिन क्या है कि रेबीज जो वैक्सीन है, रेबीज के जो वैक्सीन है उसको इन्वेंशन करने वाले लुई पाश्चर थे और 28 सितंबर को इनका पुण्यतिथि 28 सितंबर को है। उसी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि लुई पाश्चर ने रेबीज का पहला टीका विकसित किया था, वैक्सीन डेवलप किया था। वर्ष 2022 के लिए इस दिन जो हम लोग रेबीज दिवस मना रहे हैं 2022 के लिए, इस दिन का जो थीम है रेबीज का, वन हेल्थ ज़ीरो डेथ्स के नाम से जाना जाता है। यानी इस थीम का मेन नाम रखा गया है वन हेल्थ ज़ीरो डेथ्स है। विश्व रेबीज से होने वाली मौतों में से बात करें तो 33% भारत में इस तरह की केसेस देखने को मिलती है जो रेबीज से मौतें हो जाती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति पहली बार किसे मिला है? ठीक है। तो हम जान रहे हैं कि केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है केरल ज्योति, देखिए यहाँ पर केरल ज्योति की बात कर रहा है। केरल ज्योति जो है एमटी वासुदेवन नायर को मिला है। किसको मिला है? तो केरल ज्योति सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो केरल का है वो एमटी वासुदेवन नायर को मिला है। ठीक है। इसके बारे में और जानकारी लें। जो हमारा केरल ज्योति है उसी तरह से केरल में और पुरस्कार दिए जाते हैं जो अलग अलग लोगों के द्वारा क्या किया गया, उसको जीता गया। तो कह रहा है कि पुरस्कार जो है एक केरल ज्योति, ये इस पुरस्कार को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। केरल ज्योति, केरल प्रभा और केरल श्री के नाम से 3 कैटेगरीज में इस पुरस्कार को रखा गया है। तो केरल ज्योति जीतने वाले जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, वो एमटी वासुदेवन नायर को मिला है। एमटी वासुदेवन नायर को मिला है। अब कह रहा है कि केरल प्रभा किनको मिला है? तो केरल प्रभा जो है वो एक्टर ममूटी, पूर्व सिविल सेवा अधिकारी टी माधव मेनन और लेखक ओम चेरी एनएन पिल्लई को मिला है। ठीक है। किनको मिला है? कह रहा है कि केरल प्रभा किनको किनको मिला है? तो एक्टर ममूटी जो पूर्व सिविल सेवा अधिकारी टी माधव मेनन और लेखक ओम चेरी एनएन पिल्लई को मिला है। ठीक है। अब कह रहा है कि केरल श्री पुरस्कार किनको मिला है? तो जीव विज्ञानी सत्यभामा दास बीजू, जादूगर गोपीनाथ मुथुक्कड़ को मिला है। उद्योगपति कोचौ सेफ चितपालीपिल्ली और गायिका बेकॉम विजय लक्ष्मी को मिला है। ठीक है। यानी उद्योगपति
कोचोसेफ, चित्तिलापिल्ली और गायिका बेकॉम विजयलक्ष्मी को मिला है। एम.टी. वासुदेव नायर के बारे में अगर जानकारी लें थोड़ा सा, तो कह रहा है कि वो मलयालम भाषा के विख्यात साहित्यकार हैं, ठीक है, और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, विजेता रह चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 लें, कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइटफील्ड के.आर. पुरम मेट्रो रेल लाइन का उद्घाटन किस राज्य में किया है। कह रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कह रहा है कि व्हाइटफील्ड के.आर. पुरम मेट्रो लाइन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, तो कर्नाटक राज्य में किया गया है। इनके द्वारा कर्नाटक राज्य में व्हाइटफील्ड के.आर. पुरम मेट्रो रेल लाइन का उद्घाटन किया गया है। जो पिक्चर में हम देख रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री, हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं, जो मेट्रो लाइन का उद्घाटन करने के लिए कर्नाटक गए हैं। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लें इस परियोजना के बारे में। यह परियोजना व्हाइटफील्ड और के.आर. पुरम के बीच यात्रा के समय को 22 मिनट तक कम करने में मदद करेगा। यानी यह परियोजना जो है व्हाइटफील्ड और के.आर. पुरम के बीच का जो समय है उसको घटाने का काम करेगा। और कितना कम करेगा, तो 22 मिनट का जो ड्यूरेशन है वो कम कर देगा। यानी व्हाइटफील्ड से के.आर. पुरम के बीच समय जो लगेगा वो 22 मिनट और कम कर देगा पहुंचने के लिए, ठीक है। इस प्रोजेक्ट की लंबाई अगर बात की जाए तो ये जो मेट्रो की नेटवर्क लाइन है वो 13.71 किलोमीटर है, और तथा इसमें 12 स्टेशन है। कितने स्टेशन हैं? 12 हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क की बात करें हम लोग, तो कह रहा है कि दिल्ली में 348 किलोमीटर की लाइन है, बेंगलोर में 69 किलोमीटर की लाइन है, और हैदराबाद में 67 किलोमीटर मेट्रो नेटवर्क है। यानी सबसे बड़ा अगर भारत का मेट्रो लाइन की बात की जाए तो वो दिल्ली है, और सेकेंड लेवल पर बेंगलुरु है, और थर्ड लेवल पर हैदराबाद है। यानी बेंगलुरु मेट्रो के पास दिल्ली मेट्रो के बाद दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 लें, कह रहा है कि किस राज्य की पुरुष और महिला टीम ने एशियाई खो खो चैंपियनशिप को जीता है। यानी किस देश की पुरुष और महिला दोनों टीम ने एशियाई खो खो चैंपियनशिप को जीता है, तो वो कोई दूसरा देश नहीं है, वो है भारत। भारत के जो खिलाड़ी हैं पुरुष वर्ग के और महिला वर्ग के दोनों मिलकर एशियाई खो खो चैंपियनशिप जीता है, ठीक है। कौन कौन जीता है थोड़ा सा देख लें हम लोग। तो कह रहा है, अगर बात करें हम लोग, तो कह रहा है कि असम के तमुलपुर के एशियाई खो खो चैंपियनशिप के पुरुष और महिला दोनों वर्ग में खिताब जीता है। यानी असम के तमुलपुर में एशियाई खो खो चैंपियनशिप के पुरुष और महिला दोनों वर्ग में खिताब जीता है। अब दूसरी बात करें कि भारत जो है महिला वर्ग में, भारत नेपाल को एक पारी और 33 अंकों से हराया है। यानी महिला वर्ग के जो खिलाड़ी हैं, भारत के महिला वर्ग के जो खिलाड़ी हैं, नेपाल के महिला वर्ग के खिलाड़ी को 33 अंकों से हराया है। वहीं पर पुरुष वर्ग की बात करें, भारत के पुरुष वर्ग के खिलाड़ी की बात करें, वो भी नेपाल के पुरुष वर्ग के खिलाड़ी को 6 अंकों से हराया है, और हराकर अपने नाम ये खिताब किया है, ठीक है, जीता है। यानी एशियाई खो खो चैंपियनशिप किसने जीता? तो भारत ने जीता। किसको हराकर जीता? तो नेपाल को हराकर जीता, ठीक है। इस योजना में अगर बात करें कि इस आयोजन में कुल 16 टीमें भाग ली थी, पुरुष और महिला ने भाग लिया था, 16 टीम भाग ली थी। भाग लेने वाले खास करके देखा जाए कि कौन कौन से देश थे, तो भाग लेने वाले बांग्लादेश थे, भूटान था, इंडोनेशिया था, ईरान था, मलेशिया था, नेपाल था, सिंगापुर था, दक्षिण कोरिया था, श्रीलंका था, और मेज़बान भारत था। यानी इस आयोजन में
कितने टीम शामिल हुई थी? तो 16 टीमें शामिल हुई थी मेन एंड वीमेन का, ठीक है। हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस इवेंट्स एंड दोज हु आर डिफरेंट कंट्रीज हियर, ओके। अब कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ। यानी हम लोग बात किए थे कि न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, पिछले बार भी हम लोग बात किए थे कि ये कब बना और इसका अध्यक्ष कौन चुना गया है, उसकी भी बारे में जानकारी हम लोग लेंगे। लेकिन सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है। तो हम जान रहे हैं कि इसका आंसर होगा मिस्र। इजिप्ट ने शामिल हुआ है न्यू डेवलपमेंट बैंक में। किसने शामिल हुआ है अभी फिलहाल में? तो मिस्र हुआ है, इजिप्ट हुआ है। इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लें, कब हुआ है और कब से ये शामिल है। तो कह रहा है कि मिस्र जो है, इजिप्ट जो है 20 फरवरी को एनडीबी सदस्य बन गया था, लेकिन औपचारिक रूप से अधिसूचना जो है मार्च 2023 में जारी की गई, अभी फिलहाल में जारी की गई। यानी इसका सदस्य जो था वो 20 फरवरी को ही बन गया था, लेकिन औपचारिक अधिसूचना जो है मार्च 2023 में जारी की गई। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, इसकी स्थापना की बात अगर करें तो 2014 में ब्राज़ील के फोर्टालेजा में आयोजित छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स देशों द्वारा की गई थी, ठीक है। हाल ही में ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति जो हैं, हम लोग बात किए थे राष्ट्रपति कौन है, इसके पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ न्यू डेवलपमेंट बैंक के नई प्रमुख चुनी गई है। कौन? कह रहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो प्रमुख चुनी गई हैं वो कौन है? तो पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ जो हैं, ये ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति थी, उन्हीं को न्यू डेवलपमेंट बैंक का प्रमुख चुना गया है। अब कह रहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये शंघाई चीन में स्थित है, ठीक है। इस बैंक का मेन पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि टू प्रमोट द डेवलपमेंट एंड सपोर्ट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द मेंबर कंट्रीज। जो भी इस बैंक के सदस्य हैं उस देशों को विकास में बढ़ावा देना और आर्थिक विकास को समर्थन करना ही इस बैंक का मेन काम है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर ने किस साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। कह रहा है कि फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर ने किस साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। यानी हु हैज़ बीन द ऑनर्ड विद द लिटरेरी अवार्ड बाय द फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड द लिटरेचर। तो हम जान रहे हैं कि इसका आंसर होगा शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान को क्या किया गया है? फाउंडेशन ऑफ द सार्क राइट्स एंड द लिटरेचर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले हम लोग। तो कह रहा है कि फाउंडेशन ऑफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फोसवाल ने बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को उनकी ट्रायलॉजी और अनफिनिश्ड मेमोर्स द प्रिजन डायरीज द न्यू चाइना 1950 के लिए एक विशेष साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। उसके बारे में सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन फोसेल के बारे में थोड़ा सा जानकारी लें। तो कह रहा है कि इसकी स्थापना जो है 1987 में एक गैर सरकारी या गैर लाभकारी संगठन के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है साहित्य और कला के माध्यम से सार्क देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना ही इसका मेन पर्पस है। किसका? सार्क देशों के बीच में, ठीक है। अब कह रहा है कि जो दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग
सहयोग संगठन सार्क है, इसकी स्थापना, सार्क की स्थापना कब की गई थी? तो 8 दिसंबर 1985 में बांग्लादेश के ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर करके की गई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, उसके बाद में बात करें कि स्थापना का मुख्य जो है उद्देश्य क्या है, तो मुख्य उद्देश्य इसका है दक्षिण एशियाई में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और कल्याण को बढ़ावा देना ही इसका मेन पर्पस है। इसके साथ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में विकास में तेजी लाना इसका मेन उद्देश्य है, किसका? सार्क का। ठीक है, सदस्य देश अगर बात करें कि सार्क का सदस्य देश कौन कौन है, तो सदस्य देश में बात करें तो बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, श्रीलंका है और पाकिस्तान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। कह रहा है कि किस नेशनल पार्क में एक चीते की किडनी की बीमारी से मौत हो गई है? तो इसका आंसर होगा कुन्नू नेशनल पार्क। कुन्नू नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क है कुन्नू नेशनल पार्क, जहाँ पर एक चीता को किडनी खराब होने के कारण उसकी मौत हो गई है। ठीक है, ये देख रहे हैं पिक्चर में, यही चीता है, इसका नाम है सासा। क्या नाम है? सासा इसका नाम है, और इसका किडनी खराब होने के कारण इसकी मौत हो गई है। अब थोड़ा सा जानकारी ले हम लोग। कह रहा है कि नामीबिया से लाए गए सासा नाम के चीते की किडनी की बीमारी के कारण 27 मार्च की इसकी मौत हो गई है। कहाँ से ये चीते लाए गए थे? तो नामीबिया से लाया गया था। नामीबिया से ये चीता लाया गया था और ये 27 मार्च को इसकी मौत हो गई है। सासा जो है 27 सितंबर 2022 को मध्य प्रदेश के कुन्नू नेशनल पार्क में हस्तांतरित किए गए थे। 8 चीतों में से एक थी ये, यानी कहने का मतलब ये है कि ये फीमेल थी। ठीक है, सासा। और कब इसको कुन्नू नेशनल पार्क में रखा गया था? तो 27 सितंबर 2022 को इसको लाया गया था। यह मादा चीता 4.5 साल की थी बेचारी। कितने साल की थी? तो 4.5 साल की थी। और ये कहाँ से लाए गए थे? तो नामीबिया से लाया गया था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि ये जो सासा है ये कह रहा है कि क्रिएटिनिन स्तर पर बहुत अधिक था, यानी किडनी में एक बीमारी होती है, उसके कारण से ये संकेत मिल रहा था कि जिसके कारण से इसका जो स्तर था क्रिएटिनिन वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसके कारण से ये इसका जो किडनी है पुअर फंक्शन करने लगा था, जिसके कारण से ये मर गई। और कहा जा रहा है कि ये 17 सितंबर 2022 के जो चीता लाए गए थे, जिसमें से 5 ठीक है मादा थी, फीमेल थी, और 3 नर थे यानी मेल थे, को प्रोजेक्ट चीता के हिस्से के रूप में अफ्रीका के, कहाँ से लाए गए थे? अफ्रीका के नामीबिया से लाया गया था। ठीक है, जो बहुत सुर्खियों में था, उसी में से ये चीता है जो बेचारी मर गई, सासा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें कि धनुष लोकनाथन और ज्योत्सना सावर ने IWF विश्व युवा चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? तो हम जान रहे हैं कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज। ये जो है धनुष है और ये है जो ज्योत्सना है। ठीक है, दोनों ने मिलकर एक एक ब्रॉन्ज मेडल भारत के नाम किया है। ठीक है, इसके बारे में जानकारी ले लें। कह रहा है कि भारतीय भारोत्तोलक धनुष लोकनाथन और ज्योत्सना सावर ने अल्बानिया के डूरेस में IWF विश्व युवा चैंपियनशिप में अपनी श्रेणी के कांस्य पदक जीते हैं। दोनों ने अलग अलग अपने अपने कैटेगरीज में। ठीक है, अब कह रहा है कि 14 वर्षीय ज्योत्सना जो है महिलाओं में 40 किलोग्राम वेट कैटेगरीज के रूप में कांस्य पदक जीता है। कितने किलो का वेट कैटेगरी में ये थे? तो 40 किलोग्राम के। वहीं पर 16 वर्षीय जो धनुष हैं, 16 साल के हैं ये, पुरुष के 49 किलोग्राम वेट कैटेगरीज में ये क्या किया है? कांस्य पदक जीता है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। कह रहा है कि हाल ही में घोड़ा जैसे घोड़े यात्रा त्यौहार किस देश में मनाया गया है। हाल ही में घोड़े यात्रा त्यौहार किस देश में मनाया गया है। तो हम जान रहे हैं कि ये जो है नेपाल में मनाया गया है। कहाँ पर मनाया गया है? तो नेपाल में मनाया गया है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लें। कह रहा है कि नेपाल का घोड़ों का त्यौहार घोड़े यात्रा ललितपुर में मनाया गया। कहाँ मनाया गया? कह रहा है कि नेपाल का घोड़ों का त्यौहार जो है घोड़े यात्रा वो ललितपुर में मनाया गया। ये ललितपुर कहाँ है? तो नेपाल में एक जगह है वहाँ पर। अब कह रहा है कि घोड़े यात्रा उत्सव जो है मल्ला शासन यानी 13वीं से 18वीं शताब्दी द्वारा मनाया जाता था। ये आज से नहीं, बहुत पहले से ये ट्रेडिशन वहाँ चल रहा था। ललितपुर के घोड़े यात्रा काठमांडू से अलग है। ठीक है, क्या अलग है भाई? काठमांडू में भी मनाया जाता था, तो वहाँ से क्या ये अलग है? तो ललितपुर के घोड़े यात्रा जो है काठमांडू से इसलिए अलग है क्योंकि ये जो घोड़ा है वो अकेले पूरे शहर का चक्कर लगाता है। ठीक है, काठमांडू में ऐसा नहीं था। वो क्या था कि बहुत सारे घोड़ों का वहाँ त्यौहार होता था, लेकिन ये क्या है कि ललितपुर का जो घोड़ा है जो आपका नेपाल में है, वहाँ का जो घोड़ा है वो पूरे शहर को क्या करेगा? अकेला चक्कर लगाएगा। इसलिए कहा जा रहा है कि ललितपुर का घोड़े जो यात्रा है वो क्या है कि काठमांडू से क्या है? अलग है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं ये जो घोड़ा है यही पूरे क्या करेगा कि ललितपुर का क्या करेगा? ये चक्कर लगाएगा। उसके बाद में थोड़ा सा बात करें कि आखिर ये क्यों मनाया जाता है, क्या परंपरा है वहाँ, क्यों? तो कह रहा है कि यह प्राचीन काल में गुरु मापा कह रहा है कि प्राचीन काल में गुरु मापा नामक एक राक्षस पर विजय के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि प्राचीन काल में गुरु मापा जो था एक राक्षस था, उस पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में क्या किया जाता है? घोड़े यात्रा मनाया जाता है। इस दिन बाल कुमारी और भोला गणेश मंदिर के बीच 3 बार घोड़ा सवार होता है। ठीक है, ललितपुर के घोड़े यात्रा काठमांडू से अलग हैं क्योंकि एक अकेला घोड़ा शहर का चक्कर लगाता है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नए मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो हम जान रहे हैं कि ये श्रीकांत वेंकटचारी जो हैं इनको नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अपॉइंट किया गया है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तरफ से। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी लें, ये हैं। ठीक है, उसके बारे में जानकारी लें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का कब एस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो कह रहा है कि इसकी स्थापना जो है इट वाज द एस्टेब्लिश्ड इन 1966 बाय धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी के द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ऑफिस कहाँ पर है? मेन तो मुंबई महाराष्ट्र में है। यानी रिलायंस पूरे देश में केवल एक ही टाइप्स के बिजनेस नहीं करती है, ये अलग अलग सेक्टर में इन्वॉल्वमेंट है इनका। किस किस में? तो ऊर्जा में भी इन्वॉल्वमेंट है, पेट्रोकेमिकल्स के भी रूप में काम करती हैं, कपड़ा के लिए भी काम करती हैं, प्राकृतिक संसाधन के लिए भी काम करती है, दूरसंचार के क्षेत्र में कारोबार करती है जैसे जियो। ठीक है, तो अलग अलग सेक्टर में रिलायंस इंडस्ट्रीज काम करती है। माय डियर स्टूडेंट, आई होप दैट आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल एंड एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विथ अदर पर्सन एंड नोटिफिकेशन को हमेशा ऑन रखने की कोशिश करें, ऑन रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय।